हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि इंसान जो है, हम और आप, वी आर 3 पार्ट होल, राइट। इसमें एक चीज़ हमारी जो है वो न्यूट्रल है, जिसमें वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, विच वी कॉल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी कॉल इट आत्मा, अदरवाइज स्पिरिट, सोल, रूह, आप कुछ भी किसी भी नाम से आप इसको पुकार लो। एक ही चीज़ को पुकारने के तरह तरह के नाम होते हैं, हर लैंग्वेज में उसका अपना नाम होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 2 चीज़ें हैं जिसमें वी कैन हैव ऑल्ट्रेशंस, यानी इट इज़ फिजिकल बॉडी जिसमें हम कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। हम चाहें तो बहुत मोटे हो जाएं, हम चाहें तो पतले हो जाएं, हम चाहें तो मस्कुलर हो जाएं, हम चाहें तो क्वालिटेटिव वाइज एंडोरेंस बढ़ा लें, स्पीड बढ़ा लें, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लें, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो है वो हमारा चित्त है। इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और बात हम लोग ये कर रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ द चित्त विच मेक्स अस ह्यूमन, वरना 2 पैर, 4 पैर, 2 हाथ, 8 टेंटिकल्स, यानी उनके लेग्स हैं, तो ये तो जानवरों के पास भी हैं ये सारी चीज़ें, आँखें भी हैं, है ना, नाक कान सब कुछ है, खुशबू भी सूंघते हैं, भूख भी उनको लगती है। इट इज़ द अननोटेड चित्त। हम लोगों ने बात करी थी कि जानवरों के पास भी जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स लांट्स कुछ भी, उन सब के पास भी चित्त है, लेकिन नोटेड है। नोटेड मतलब वो बंधा हुआ है, यानी वो फ्रीडम के साथ नहीं सोच सकते, राइट। बस उनके पास इतनी फ्रीडम होती है कि मक्खी यहाँ से उड़ी है तो कहाँ बैठेगी ये नहीं पता, बस इतनी फ्रीडम है। लेकिन वो मक्खी अपने लिए टेस्ट चेंज कर ले, कुछ नए टेस्ट डेवलप कर ले, वो अपने कुछ एनवायरनमेंट को, लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई कर ले या लो कर ले, वो मक्खी वो नहीं कर सकती। उसका जो सेट है वो सारा सेट है, तो यानी कि नोटेड है उसके पास। इंसान जो है, हम और आप जो हैं, हम लोगों के पास अननोटेड चित्त है। कुछ भी सोचो और कुछ भी करो, टेंडेंसी भी दी गई है आपको, कुछ भी करो, किसी ने कुछ नहीं पकड़ा आपको, लेकिन करने तक की फ्रीडम है। करने का जो रिजल्ट होगा, करने का जो रिजल्ट होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है रोज़ाना 10 किलोमीटर मीडियम इंटेंसिटी या लोअर मीडियम इंटेंसिटी से आप रनिंग करो, और चाहो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाए जिम्नास्ट वाली, तो वो डेवलप नहीं होगी। आप चाहो कि उसैन बोल्ट सर की जो है वो स्पीड डेवलप हो जाए, तो वो स्पीड नहीं डेवलप होगी, राइट। करने की वो आपके पास है फ्रीडम टोटल। तो ये चित्त जो है वो हमारा ये मेन एलिमेंट है। योग इसी पे सारा जोर देता है। आई डोंट नो, हिस्ट्री में मैं बहुत समझने की कोशिश करता हूँ कि मतलब पिछले 1000 साल की हिस्ट्री से 150 साल की हिस्ट्री का तो मैं वैसा स्टूडेंट हूँ, मतलब एक्टिव स्टूडेंट हूँ, और अदरवाइज़ 1000 साल से मतलब कहाँ ये चित्त जो है वो मिस हुआ है कि चित्त के बारे में योग में कहीं कोई बात ही नहीं करता। और जबकि सारा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मतलब योग जो दांत गड़ाए हुए सारे, अपने सारे पंजे, वो सब चित्त पे गड़ाए हुए हो, मतलब चित्त का होना चाहिए जो होना चाहिए। उसके रिलेशन में शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, तो फिर वो उसके बारे में बात करता है आपसे, राइट। उसके बारे में वो आपसे खाने के बारे में बात करेगा, उसके बारे में आपसे वो मीन्स आपके रेस्टिंग टाइम्स के बारे में बात करेगा, आपको जो है वो वेदर कंडीशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए 24 घंटे वो आपसे बात करेगा, वो सारी बात करेगा। लेकिन इन विच कॉन्टेक्स्ट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चित्त वो बात करेगा। क्यों? क्योंकि चित्त जो है वो असल में बॉडी के अंदर है, बॉडी उसकी व्हीकल है, राइट। वो उसके ऊपर सवार है और वो उसके ऊपर चलता है, अपने काम कराता है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे ना, बहुत सी साइबॉर्ग मूवीज़ आती हैं, उसमें जो है वो एक इंसान ऐसे टुक से बैठ जाता है और वो पूरा रोबोट एक बड़ा सा, और वो जैसा अंदर से हाथ चलाता है वैसे ही वो पंच ऊपर से चलाता है। तो ये चित्त है जो बैठा हुआ और वो अपने सारे मूवमेंट्स जो है वो सारे कर रहा है। इसके लिए, चित्त के लिए बॉडी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सपेल होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, क्योंकि चित्त का ये मकान है और हम उस मकान में रहना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, जो मतलब बहुत ही डिलैपिटेटेड स्टेट में होता है। डिलैपिटेटेड कहते हैं मतलब कि अब गिरा कि तब गिरा, जिसको बोलते हैं जर्जर कंडीशन, है नहीं। उसमें हम नहीं रहना चाहते, उसमें हम बैठना भी नहीं चाहते, उसमें एंटर करना भी नहीं चाहते, पता नहीं कब गिर पड़ेगा, राइट। अगर चित्त को ये महसूस होता है कि बॉडी अब मेरे काम की नहीं बची है, तो ये उसको छोड़ के चला जाता है, जिसको हम लोग डेथ बोलते हैं।
तो डेथ जो है वो फिजिकल बॉडी की है, चित्त जो है वो ट्रांसफ़र होकर के कहीं और चला गया, कहाँ चला गया अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो इस अपने घर को छोड़ के चला गया, क्योंकि ये घर अब उसको कैरी करने लायक नहीं बचा था। मतलब जिसको हम कहते हैं ना, कैंसर इतना बढ़ गया, टीबी इतनी बढ़ गई, डबल ट्रिपल निमोनिया हो गया कि बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी अब, तो चित्त जो है वो छोड़ करके चला गया और वो शरीर जो है वो यहाँ पर डेड हो गया, राइट। तो उसको शरीर चाहिए है। योग शरीर के बारे में बात करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चित्त, कि शरीर ऐसा स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि ये चित्त जो है वो अपने घर को छोड़ के ना जाए, जिसको हम बोलते हैं लंबी आयु। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए जल्दी से, जो भी मैंने बोला। आई डोंट नो क्या बोला मैंने। यही पॉइंट है बस आपके पास, मतलब नोट्स मेकिंग के। अदरवाइज यहाँ से जाएंगे तो फिर याद नहीं रहेगा नोट्स के बारे में, और जल्दी हाथ चलाइएगा। योग फिजिकल बॉडी के बारे में बात करता है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चित्त। आपकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करता है आपसे। योग का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपका शरीर बहुत स्ट्रांग हो। उसका सारा मकसद, सारी नज़र उसकी चित्त के ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए, यानी उसके लिए शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए शरीर स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बुलेट पॉइंट्स में लिखा करो, तब आप याद रह जाएगा आपको। कोई वैसा वो नहीं है, अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। बुलेट पॉइंट देखोगे तो टक से आपको पूरे 2-3 मिनट का लेक्चर समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, राइट। मेन एलिमेंट जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, है नहीं, उसके लिए हम लोगों ने जो है वो पहले भी इसको शायद मेरे ख्याल से डिस्कस किया था कि जो योग प्रेयर है उसमें भी आता है ना, योगेन चित्तस्य, है ना। आप देखो इसमें यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या है? योगेन चित्तस्य, एक तो हमको योग दिया चित्त के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमको है पदेन वाचाम, और हमको ग्रामर दी हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, है नहीं। ग्रामर से लैंग्वेज डेवलप होती है, सबको मालूम है, राइट। तो लैंग्वेज हमको ग्रामर दी है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। और शरीर में जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, जिसको हम लोग डिजीजेस बोलते हैं आज की टर्मिनोलॉजी में, है नहीं, उसको दूर करने के लिए जो है वो उसने मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स दिए, मेडिसिन के प्रिंसिपल्स दिए। अब देखो यहाँ पर भी वो कितनी तरह की बातें कर रहे हैं, वो 3 ही तरह की बात कर रहे हैं। योग प्रेयर में आपने देखा होगा, आपको याद हो, और रजिस्टर निकाल के देखिएगा, उसमें कहीं पे भी आत्मा के बारे में कोई बात नहीं हो रही है नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा न्यूट्रल है, उसके बारे में बात करने का कोई वो नहीं है। मतलब वी कैन नॉट ऑल्टर, चेंज नहीं ला सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसके बारे में हम एफर्ट्स भी कुछ नहीं कर लगा सकते, राइट। तो यहाँ पर जो है वो चित्त के बारे में कहा गया, आपको आपकी लैंग्वेज के बारे में कहा गया, और आपके शरीर के बारे में कहा गया। तो जो 3 पार्ट होल है वो हमारा चित्त है, शरीर है, और एक तीसरा आत्मा है, वो न्यूट्रल चीज़ है हमारी, है नहीं। तो यहाँ पर वो बात की गई। हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा एज पर दी योगिक ट्रेडिशंस, देखिए एक होती है जनता जनार्दन, मैंने बार बार कहता हूँ इसको, है नहीं, आम जनता होती है। आम जनता जो है वो तो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कह सकती है। आम जनता आटा पिसाने जाती है तो आटा पिसाती है वो जा करके, जबकि आटा खुद पिसा हुआ होता है। तो जनता जनार्दन तो ऐसे बात करती है, हम भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम यहाँ फिजिकल एजुकेशन में आ गए, जैसे जनता जनार्दन कहती है कि मतलब फिजिकल एजुकेटर्स और डंडा मास्टर्स, जनता जनार्दन बोलती है। लेकिन आप भी अपने को डंडा मास्टर बोलने लगो तो फिर अब यहाँ क्राइम हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं। बिकॉज नाउ यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन दैट, यू हैव ऑलरेडी पास्ड बीपीएड, है नहीं। तो अब आप डंडा मास्टर अपने को समझने लगो, जनता जनार्दन की ही सोच आज भी रखो, नहीं, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है आपको,
ठीक है नहीं। तो जब आप टेक्निकल उसमें आ जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी होती हैं अपनी, राइट। यहाँ पर हमको बात की गई है कैवल्य के बारे में। योग का जो प्राइम ऑब्जेक्ट है आपको लेकर के जाना। योग के दो प्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एज एन इंडिविजुअल, इस बात को याद रखकर लिख लीजिए आप इसको। योग हैज टू प्राइम ऑब्जेक्टिव्स। योग हैज टू प्राइम ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन एट इंडिविजुअल लेवल एंड नंबर टू एट सोसाइटल लेवल, एट सोसाइटी लेवल, सोसाइटी लेवल। हाँ बाबू, इंडिविजुअल, दूसरा एट सोशल लेवल, सोसाइटी के लेवल पर, या सोशल लेवल या सोसाइटल मैंने उसको बोला था। बहरहाल, तो एक तो समाज पूरा कहाँ जाए, है नहीं, पूरा समाज। एक इंडिविजुअल कहाँ जाए, उसको अल्टीमेट कहाँ तक पहुँचना है उसको, राइट। तो जब इंडिविजुअल्स के बारे में वो बात करता है तो वो कहता है कि हर इंडिविजुअल को कैवल्य की स्टेट तक पहुँचना है। हर इंडिविजुअल को कैवल्य की स्टेज तक पहुँचना है। इंडिविजुअल लेवल पे आगे डैश लगा के लिख लो आप उसको, कैवल्य स्टेट, ठीक है नहीं। अभी कैवल्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरा एट सोसाइटी लेवल, जहां सोसाइटी लेवल है दूसरा, दैट इज वासुधैव कुटुंबकम, अप टू वासुधैव कुटुंब। पूरी सोसाइटी कहां जानी चाहिए, वासुधैव कुटुंबकम तक, मतलब होल अर्थ इज वन फैमिली। पूरी सोसाइटी को उठ के ट्रांसफॉर्म होके वहां तक जाना चाहिए। ये योग का, जिसको हम बोलते हैं ना मंशा, मंशा इच्छा, ये योग की इच्छा है, ये योगिक प्रिंसिपल्स की इच्छा है। इंडिविजुअल लेवल पे आपसे काम कराएगा, जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पे काम करेगा, तभी सोसाइटी के एफर्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी कहीं अलग से बाहर से कोई बन के आएगी और वो लोग काम करेंगे और वासुधैव कुटुंबकम मिल जाएगा, नहीं। वो सोसाइटी के मेंबर्स ही काम करते हैं सारे, राइट। वो सोसाइटी के मेंबर्स काम करेंगे तो हर सोसाइटी के एक एक मेंबर को क्या मिलेगा, तो कैवल्य की स्टेट मिलेगी, राइट। कैवल्य क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको, राइट। एवर लिविंग इंसान जो है वो, मतलब इंसान नहीं बल्कि हर जानदार जिसके अंदर जान हो। जान मतलब लाइफ। अच्छा, हम समझते हैं जैसे हम जानदार हैं, या बहुत ज़्यादा समझते हैं, जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा समझती है तो एनिमल्स को समझती है कि वो जानदार हैं। लेकिन हम लोगों ने 7वीं 8वीं में भी पढ़ा है, शायद अब 5वीं 6वीं तक पहुंच गई है वो बात, और नीचे पहुंच गई है, कि प्लांट्स टू हैव लाइफ। लेकिन हम इसको आज तक बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाए अपने अंदर। पढ़ के तो आए हैं, एजुकेशन तो लिया है, उस कॉन्सेप्ट पे हम पास भी हुए हैं। मैं उसी को कहता हूँ ना, जनता जनार्दन की हम आ गए, ट्रेंड हो गए। तो जब ट्रेंड हो गए तो हमें वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर आपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं किया वाइल गेटिंग एजुकेशन, तो फिर आपने यू गॉट ओनली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन नहीं मिली आपको। कहते हैं ना, अभी आप किस लेवल पे हो एजुकेशन के, तो आप कहोगे हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन, राइट। लेकिन सोच इस मामले में वही है अभी जनता जनार्दन की, राइट, कि लाइफ जो है वो ह्यूमंस में है, एनिमल्स में है, नहीं प्लांट्स में भी है। और ये बात हो गई आज कितना है, 2025। ये बात है 1903 की। कितने साल हो गए, 122 साल, 122 साल,
122 साल पुरानी बात है जब ये प्रूव्ड हो गया कि प्लांट्स में लाइफ है, मगर हम जनता जनार्दन तो मान रही है, कोई बात नहीं, हम भी मान रहे हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम है एजुकेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन की, राइट। जितनी भी जानें हैं, इन जानों की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारी जान की क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। लिख लो आप इसको, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। कोई मरना नहीं चाहता। राइट कोई भी लाइफ मरना नहीं चाहती। उसको लगता है कहीं पे भी डेंजर, इवन बैक्टीरिया लेवल पर भी उसको लगता है कुछ केमिकल आ गया ऐसा जो खतरनाक है, तो वो इधर उधर भागना शुरू करता है। वो लैब्स वगैरह में दिखाई देते हैं, आप एनिमेशन में देख सकते हो, आप गूगल पे। राइट कोई भी लाइफ मरना नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहती है। ह्यूमन बीइंग्स इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। राइट कोई इंसान नहीं मरना चाहता, लेकिन इंसान अपने कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट्स में कुछ इंसान जो है वो जानवरों से भी गिरी हुई हरकत करते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। दुनिया के किसी भी जानवर ने आज तक सुसाइड नहीं किया। लड़के मर गया हो वो बात अलग है, खाने के पर्पज से मर गया हो किसी से, शेर शूर से, तो अलग मसला है। लेकिन किसी ने, बकरी ने ऊपर से कूद के छलांग लगा के, है ना, ट्रेन के सामने आ गई है कोई, तो ऐसा नहीं हुआ है कभी। लेकिन इंसानों से ये लगातार जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। राइट तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट योग ये कहता है कि तुमको कैवल्य में एवर लाइफ मिलेगी, तुम्हारी लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। एक ऐसी स्टेज पे तुम पहुंच जाओगे जहां तुम हमेशा जिंदा रहोगे, ऑलवेज। अभी वो स्टेज नहीं है। राइट अभी वो स्टेज नहीं है। अभी जो है वो यहां से कहीं और भी शिफ्ट होना है। पीछे से लाइफ चलती चली आ रही है, जिसको लाइफ बोलते हैं। लाइफ पीछे से चलती चली आ रही है। कहां से चलती चली आ रही है? वो यूनिसेल्युलर से, जो पंच महाभूत से बनी थी और सिंगल सेल्युलर था, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। वहां पहली बार लाइफ डेवलप हुई, फिर वो 2 में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड हुआ, फिर 4 में हुआ। लाइफ कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है नहीं। जिसको इंडियन कल्चर में कहते हैं कि शरीर आज मिला है, ये जान तो पीछे से चलती चली आ रही थी। जान, लाइफ पीछे से चलती चली आ रही थी, वो सिंगल सेल से चली है, वो चलती चली आ रही है, लगातार जारी है। बच्चे अभी भी आ रहे हैं, एनिमल्स के भी आ रहे हैं, प्लांट्स के भी आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, सबके आ रहा है। राइट तो ये लाइफ का प्रिजर्वेशन नंबर 1 उसका एक वो है कि कैवल्य में क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो वो कहता है कि आपको जो है वो एवर लिविंग स्टेट में आप चले जाओगे, जहां आपकी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ आपको नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमेशा की जिंदगी आपके पास हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 नॉन डिपेंडेंट हो जाएंगे आप। अभी आप किस में रहते हो? अभी आप फिजिकल वर्ल्ड में रहते हो, और ये फिजिकल वर्ल्ड में आप बाउंडेड हो टाइम एंड स्पेस से। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आएंगे आगे। राइट टाइम एंड स्पेस में हम जीते हैं, और हर चीज टाइम एंड स्पेस से बाउंडेड है, बंधी हुई है। राइट हर चीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फिजिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, जिसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसकी ज्यादा होती है, वो उस चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर नहीं खींच पा रही है, नहीं खींच रही दो चीजें, इसका मतलब दोनों की बराबर है फोर्स कहीं ना कहीं, या न्यूट्रलाइज कहीं हो रही है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहीं न्यूट्रलाइज हो रही है चीज़। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे वाले के अंदर कील लगा दी है, तो आपने उसको स्टेशनरी कर दिया, इसलिए वो उधर खींच करके जा नहीं पा रहा। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आगे भी आएंगे। तो नॉन डिपेंडेंट, यहाँ पे हर चीज़ डिपेंडेंट है। राइट एक चीज़ है, ये प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी खड़ा करिए तो टाइम एंड स्पेस की जो साइंस है वो क्या कहती है आपसे? वो कहती है कि ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट, ये नीचे फोर्स लगा रहा है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है,
जिसको एयर फोर्स कहते हैं, हम एयर प्रेशर कहते हैं, वो भी इसको लगा रहा है, तो ये सीधा खड़ा हो पा रहा है। अगर किसी वजह से इस प्लेन पे ये नीचे एग्जर्ट ना कर पाए या ऊपर से फोर्स ना लग पाए किसी भी वजह से, तो ये गिर जाएगा। मतलब ये हर चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है ना, नीचे खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर से फोर्स मार रही है, तो ये बिल्डिंग ऐसे खड़ी हुई है, हम खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हो। अगर ये एयर प्रेशर, ग्रेविटी तो मार रही है, अगर ये एयर प्रेशर आपको ना मारे, हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था, याद है ना आपको, अगर ये एयर प्रेशर हमको ना मारे तो हम स्पेस में उड़ जाएंगे, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा हमारा, और वहाँ तो गर्म इन्वायरमेंट है, ठंडा इन्वायरमेंट है, तो जल बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा वहाँ, है ना, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। आप हर किसी के लिए डिपेंड करते हो। आप, हम लोगों ने बात करी थी, एक सुई जैसी छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी, उससे सिंपल और टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। एक सुई से बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो छुरी होती है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा शार्पनिंग चाहिए, है नी। सुई के लिए सोशोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि कम से कम 100 लोगों का बीच में सुई आप तक पहुंची है, तो उसके लिंक में 100 लोग हैं, तब आपको पहुंची। कम से कम एक चीज़ जो आप तक पहुंचती है वो कम से कम 100 एवरेज, कहीं 1000 तक भी बात पहुंच जाती है, कहीं 500 तक बात पहुंचती है, कहीं 70-80 पे, 40 पे भी रह जाती है, एवरेज 100 लोग। यानी कि आप 100 लोगों पे डिपेंड करते हो तो आपको सुई मिल पाती है। हमारा जीवन ऐसा है, हम डिपेंड करते हैं, हर चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। कहीं जानवर पे डिपेंड करते हैं, कहीं लोकोमोटर पे डिपेंड करते हैं, लोकोमोटर मतलब है ना, राइट, है ना, ऑटोमोबाइल्स पे कहीं हम करते हैं, कहीं हम अपने कपड़ों पे डिपेंड करते हैं, कहीं हम जो है वो टीचर पे करते हैं, कहीं अपने भाई बहनों पे करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं। हमारी पूरा जीवन, किसी का भी एब्सोल्यूट जीवन किसी का नहीं है। एब्सोल्यूट समझते हैं? हाँ, मतलब जहाँ कोई ज़रूरत ही ना हो आपको किसी की, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, राइट। कैवल्य की स्टेट में योग कहता है कि आप नॉन डिपेंडेंट हो जाओगे, एवर लिविंग हो जाओगे और नॉन डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे। वो सेल्फ सफिशिएंसी है। अच्छा, ये सेल्फ सफिशिएंसी भी हर इंसान को चाहिए। मैं आपसे कहूं क्या आपको चाहिए, तो दुनिया का कोई इंसान मना नहीं करता कभी, वो कहता है हाँ सर, सेल्फ सफिशिएंट होना है। मतलब किसी की कृपा दृष्टि पे, किसी की रहम दिली पे, किसी की सिंपैथी पे जीवन नहीं गुजारना। गुजारना है? नहीं गुजारना। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, यस। ये इच्छा शुरू से है लाइफ की, ऑलवेज। लेकिन हाँ, मिलने की ये जगह नहीं आई है अभी आपकी। योग कहता है कि एक जगह, कहीं एक प्लेन है जहां आपको लाइफ हमेशा के लिए मिल जाएगी और आप नॉन डिपेंडेंट हो जाओगे, राइट। डूइंग वॉट वन विशेज विदाउट एनी हैसल्स, राइट। जो चाहोगे वो करोगे। अभी क्या जो चाहोगे आप कर सकते हो? क्या चाहते हो कि मैं जो चाहूं मैं करूं दुनिया में? वो तो दिखाई दे रहा है ना, इधर उधर पुलिस भी खड़ी है, इधर चेयरमैन खड़ा है, उधर डॉक्टर खड़ा है, उधर पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, तो नहीं कर पा रहे हैं ना सब कुछ। वो सोच करके हम जवाब देते हैं कि नहीं सर, हम नहीं चाहते। क्या सच में ऐसा नहीं चाहते? नहीं, चाहते तो हैं। चाहते तो यही है कि एमपीएड फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए, बल्कि मैं ही टॉप करूं। बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि कोई और मेरे आसपास भी ना आए, फटके भी ना, जिसको कहते हैं ना फटकना, तो मेरे पास भी नहीं फटक पा रहा कोई। तो वो चीज़, ये हर, मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, मतलब ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है। हमेशा रहना चाहती है, नॉन डिपेंडेंट रहना चाहती है, और जो मर्जी आए लाइफ वो करना चाहती है, राइट। जानवरों में, प्लांट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी गई, बांध दिया गया उनको, तो आपको फ्री छोड़ दिया गया, राइट। लेकिन ये तीनों कंडीशंस इस टाइम एंड स्पेस पे, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं।
लेकिन योग ये कहता है कि इसी वर्ल्ड पे रह करके आप अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हो, आप अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हो जहाँ पर आप हमेशा लाइफ ले लोगे, हमेशा नॉन डिपेंडेंसी ले लोगे और हमेशा जो इच्छा होगी, जो ख्वाहिश आपकी होगी वो आप कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। अभी मुझे कितनी परेशानी लगेगी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं बॉलिंग करता हूँ और विराट कोहली सर को आउट करूँ, है नहीं? कम से कम 10 प्लेयर तो चाहिए ही ना, उनका सपोर्ट चाहिए, 100% सपोर्ट चाहिए उनका, शायद तब कर पाऊँ। लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत रैंकिंग के हिसाब से, है नहीं? लेकिन वहाँ के स्टेट ऐसा चाहेंगे, हाँ कर लेना, ठीक है, राइट? तो ये कैवल, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल, दिस इज कॉल्ड कैवल्ले स्टेट। तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या मिलेगा? दैट इज कैवल्ले, राइट। कलेक्टिव लेवल पर क्या मिलेगा? राइट। ये दोनों योगिक प्रिंसिपल्स के आउटकम्स हैं। योगिक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करोगे तो इंडिविजुअल लेवल पर कैवल्य, कैवल्य में आपको एवर लिविंग, यानी एंड विदाउट हैसल्स, बिना किसी परेशानी के कुछ जो चाहोगे आप वो कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज कलेक्टिव लेवल पर वासुधैव कुटुंबकम, ऐसी सोसाइटी जहां एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज नहीं होगा, एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज नहीं, मोहताज समझते हैं? हाँ, वही डिपेंडेंसी, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कानून नहीं बना रहा होगा, एक इंसान दूसरे इंसान को कुचल नहीं रहा होगा, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा होगा, राइट। और इसकी छोटी सी मिसाल, योग कहता है कि इसकी छोटी सी मिसाल अपने घर में देख लो। वासुधैव कुटुंबकम है ना, वन फैमिली, तो वन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने घर में देख लो। जिस फैमिली में जो सुपीरियर है, जो भी है, चाहे वो बाप है चाहे वो माँ है, वो जो भी सुपीरियर है, अगर अपने से नीचे वालों को दबा के और कुचला करके रखती है तो उनके बच्चों की साइकोलॉजी, उनके मेंबर्स की साइकोलॉजी बहुत निगेटिव हो जाती है, अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी, राइट। कोई नहीं चाहता एक्सप्लॉइट होना, राइट। कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई भी हुक्म चलाए। जब तक बच्चा छोटा होता है, आप जब तक छोटे थे, मैं जब तक छोटा था, तो अपने पापा की और मम्मी की उंगली पकड़ के आराम से मैं चल लेता था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आज की डेट में मेरे पिताजी मौजूद हैं, 84 साल के हैं, वो मेरा हाथ पकड़ करके और टहलाएं नुमाइश में कि बेटा खो जाओगे, नहीं, अब नहीं, हाँ अब नहीं, है नहीं। अगर वो पकड़ लेंगे, देखो प्यार में पकड़ लें तो एक अलग मसला है, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो इसलिए पकड़ लें कि अब गाइड करेंगे तो फिर मैं हाथ छिटक दूंगा, उनसे हल्के से कह दूंगा कि बाबा क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी, और ये हम सबके साथ है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन जहां बिल्कुल ना हो, एक स्टेज पर आने के बाद फिर मतलब फैमिली की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अब आप समझ सकते हो, जितनी भी, जैसे कोई भी गलत काम करके भाग नहीं सकता फैमिली में, लौट के तो घर ही आएगा ना। अब देखो पुलिस किस कंडीशन में आपके घर में कुड़की डालती है, कोई अगर क्राइम कर लेता है तो उसके घर के मेंबर्स को उठा के ले जाती है, क्यों? वाई? क्योंकि लौट के तो घर के मेंबर्स की तरफ ही आएगा ना, वो भाग के कहां जाएगा, है नहीं, राइट। तो कोई भी क्रिमिनल घर के अंदर नहीं बच सकता, घर से भाग नहीं सकता। वासुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब एप्लीकेबल हो जाएगा रियल में, तो क्या होगा, कोई भी क्रिमिनल कहीं जा ही नहीं सकता। अभी तो 11,000 करोड़ लेके भाग गया ना कोई, और इंग्लैंड में ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, आप उसके वीडियो और बेहतरीन डालता है शॉर्ट्स वो अपने। अरे कोई भी हो यार, नाम लेने का क्या मतलब है, अरे होंगे विजय माल्या, है ना ऐसा। और ये तो एक का नाम ले रहा हूं मैं, 2023 से लेके आज की डेट तक, आज तक नहीं परसों तक, परसों से मैंने चेक नहीं किया, परसों तक 73 लोग इंडिया से 3,000 करोड़ से ज्यादा का लेकर के भागे हुए हैं, 73 पर्सन्स,
अब भाई उनके पास ज़्यादा पावर थी, वो लेके चले गए, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं है, वरना चोर तो सभी बैठे। सिस्टम ऐसा है, राइट? ओके फाइन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बाप, कोई माँ क्राइम करे और फैमिली से भाग जाए, नहीं, फैमिली की तरफ तो उसको लौट के आना पड़ेगा। तो वासुदेव कुटुंबकम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, राइट? तो योग हमको ये कहता है कि आपके पास जो है वो मतलब ये चित्त का सारा खेल जो आपका है, ये आपके पास वो पहुंच जाएंगी, इसलिए मैंने आपको वो किया, राइट? योगिक प्रिंसिपल्स एज अ वे ऑफ लाइफ। कोई इंसान, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे दुनिया का कोई भी, एडॉप्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि उसको चित्त के कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं आएगा। देखिए, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक चीज होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आस्था, उर्दू में बोलते हैं यकीन, श्रद्धा, विश्वास, राइट? तो अभी तो हम लोग इंफॉर्मेशन लेवल पर बात कर रहे हैं, राइट? चित्त के ऊपर जब तक यकीन नहीं होगा, जब तक इस पे बिलीफ नहीं आएगा, जब तक इस पे श्रद्धा नहीं आएगी, जब तक कोई भी योगिक प्रिंसिपल्स को एज ए वे ऑफ लाइफ एडॉप्ट नहीं कर सकता। मतलब उसको मालूम होना चाहिए कि उसके इस एक्शन से चित्त में नुकसान हो जाएगा, इस एक्शन को करने से चित्त डेवलप हो जाएगा। ये उसका कंफर्म्ड यकीन होना चाहिए अंदर दिल में। अगर यकीन है फिर तो आप उसको रात के अंधेरों में छोड़ दो घटाटोप, सवाल पैदा नहीं होता कोई गलत हरकत कर जाए, क्योंकि चित्त तो उसके साथ ही लगा हुआ है, वही तो है वो, राइट? और अगर यकीन नहीं होगा उसको, तो वो जो बाहर की फिजिकल फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस, जैसे पासपोर्ट, जैसे एरोप्लेन पे बैठना, जैसे 10,000 करोड़ इधर से उधर कहीं शिफ्ट कराना, ये सारी फिजिकल फोर्सेस हैं, राइट? इन सब को वो मैनेज कर लेगा, और मैनेज करके ये जा वो जा, आप पकड़ भी नहीं पाओगे उसको, पकड़ पा रहे नहीं हो, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चित्त के ऊपर यकीन होगा तभी योगिक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट कर पाओगे, और योगिक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट कर पाओगे तभी आपको इंडिविजुअल लेवल पर कैवल्य मिल पाएगा, और कलेक्टिव लेवल पर आपको वासुधैव कुटुंबकम मिल पाएगी। ये हर चीज एक लिंक्ड है, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम से लिंक्ड है, ऐसे ही ये भी लिंक्ड है। ओह माय गॉड, राइट? चलो, ये तो ऐसे एक बार में आ गई, मैं इसकी एनिमेशन नहीं बना पाया। असल में आप लोगों से भी मेरी एक वो है, देखो अभी आप ऐसे देख रहे हो ना, तो अब किसी की नज़र डिवाइन स्पिरिट पे होगी, किसी की यूनिटिव स्पिरिट पे होगी, किसी की ट्रांसेंडेंट एनर्जी पे होगी, किसी की कहीं एनर्जी पे होगी। अब मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बना, अब ख़त्म हो गया सब, मेरा रोल ख़त्म, राइट? कभी भी स्लाइड्स आप ऐसे मत बनाइएगा जैसे मैंने ये वाली बना दी, क्योंकि देखने वाला जो है वो फिर आपको सुनेगा नहीं, फिर सुनने का मतलब क्या है? अच्छा, अब मैं इसको पढ़ दूं तो क्या मतलब? इतने पढ़े लिखे तो आप हैं कि आप इसको भी पढ़ लेंगे, है नहीं? तो हमेशा जब भी स्लाइड्स बनाएं, तो जैसी ज़्यादातर आपने मेरी स्लाइड्स देखी हैं, कभी कभी मैं स्ट्रैटेजिकली ऐसी प्लेन छोड़ देता हूं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ कि ऐसी स्लाइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उनको डिफरेंस भी पता चल जाए। और कभी कभी गलती से छूट जाती है, ये मैंने स्ट्रैटेजिकली नहीं करी, ये मुझसे गलती से छूट गई। लेकिन आप कभी भी स्लाइड्स बनाएं तो ऐसी मत बनाइएगा, हमेशा जो पॉइंट डिस्कस करना है बस उतना आए, फिर एक क्लिक करिए, फिर दूसरा आएगा, फिर एक क्लिक करिए, फिर तीसरा आएगा। उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, क्रिएटिविटी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है नहीं? पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, तब जा करके वो एक प्रोडक्टिव स्लाइड जो है वो बन पाती है, जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि चित्त तो योगों की भाषा में कहते हैं, और ये हज़ारों साल से यहाँ पर इंडिया में जो है ये कॉन्सेप्ट चल ही रहा था ही। मिस हो गया है, कब मिस हुआ है वो आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अदरवाइज़
अब जिसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं, मॉडर्न एरा का मतलब होता है पिछले 150 साल से, जहाँ से साइंस ने डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ करना शुरू किया। और ये जो डेवलपमेंट है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, राइट। जैसे 1850 के इधर 2025 की तरफ, तो 1850 से 1900 तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ उससे डबल 1950 तक हो गया। 1900 से 1950 तक हो गया, हर 50 साल पे। और 50 के बाद 70 तक सिर्फ 20 साल में उससे डबल हो गया, जितना पिछले 100 साल में नहीं हुआ था। और 1970 के बाद 2000, और अब 2000 के बाद तो लिमिट ही नहीं है। रोजाना हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। आपका मोबाइल फोन रोजाना सुबह अपडेट मांगता है, लैपटॉप जब खोलो तब बंद करो तब वो अपडेट एंड शट डाउन एंड स्टार्ट मांगता है। मतलब बहुत तेज़ी के साथ। कितनी तेज़ी के साथ? तो साइंस के लोग कहते हैं, साइंस के जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं, मतलब एट द ब्लिंक ऑफ आवर आइज, ब्लिंक कहते हैं एक टक, हाँ ऐसे, उसमें एक पलक झपकते ही जो है वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये 1850 ऑनवर्ड्स लोगों ने इसको, मतलब अब जाहिर सी बात है ये तो पहले एक बात थी, मतलब बहुत पुराने जब योग का चलता होगा तो लोग उसको धार्मिक उसमें लेते होंगे, क्योंकि वही एक लैंग्वेज थी जो लोगों को समझ में आती थी आम तौर से। मतलब जैसी साइंस आज है वैसी साइंस नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी सोचता नहीं था उस ज़माने में। अगर उस ज़माने के हमारे पूर्वज ना सोच रहे होते तो हम यहाँ बैठे भी ना होते, हम प्रोजेक्टर भी नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो वो अपने ज़माने के हिसाब से उनका, हाँ, प्रोसेस स्लो था क्योंकि ब्रेन उतना डेवलप नहीं था, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज एक 6 साल के बच्चे के पास है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तेज़ी आ गई इनमें बहुत, राइट। इनमें जो तेज़ी आई तो मॉडर्न लिटरेचर, इसको हम लोग मॉडर्न कहते हैं, राइट। इस मॉडर्न उसमें जो है वो चित्त को किन किन, मतलब क्या कहेंगे इसको, हाँ, मतलब किन किन टर्म्स में इनको जो है वो पुकारा गया है। तो J.G. बेनेट इसके एक, मतलब चित्त के नहीं, वो ओवरऑल यूनिवर्स, इनकी किताब का नाम ही है द ड्रामेटिक यूनिवर्स। सारे यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस काम करती हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। जितनी भी फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक और क्या क्या दुनिया भरेगी, उसमें एक फोर्स उन्होंने ये भी लिए कि भाई ये भी तो एक फोर्स है ना जो इंसान काम कर रहा है जिसके ज़रिए से, राइट। तो उसको जो है वो अलग अलग नामों से उन्होंने कहा। कहीं कहा उन्होंने डिवाइन स्पिरिट है वो, है नहीं, कहीं उन्होंने कहा कॉन्शियस एनर्जी है, कहीं कहा क्रिएटिव एनर्जी है, कहीं कहा यूनिटिव एनर्जी है, कहीं उन्होंने कहा ट्रांसेंडेंट एनर्जी है। एनर्जी से लक़ब दिया उसको, लक़ब मतलब टाइटल दिया उसको, और उसके डिफरेंट नाम डिफरेंट जगहों पे उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किए, राइट। पानी आनी पियाइए, आइए 12:15 पे फिर शुरू करेंगे, 8 मिनट हैं, जल्दी आइएगा, राइट। उसके पास जो उन्होंने वो सारी एनर्जीज़ आपको बताई हैं, जितनी सारी एनर्जीज़ उन्होंने आपको बताई हैं, वो सारी एनर्जीज़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो J.G. बेनेट जो हैं वो कहते हैं कंपैशन है, क्रिएटिविटी है, कॉन्शियसनेस है, एम्पैथी है, लाइफ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ, याद है आप लोगों को, उसमें पढ़ी थी हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ चित्त, है नहीं, जब हम लोगों ने पढ़ा था ना मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, उस वक्त वो सारी चीज़ें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता रहे हैं आपको, राइट, राइट। ये फ्रांसिस क्रिक हैं, नोबेल ल्यूरेट हैं। नोबेल ल्यूरेट समझते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो हाईएस्ट प्राइज़ है ना हम लोगों के इस वक्त लिटरेचर की दुनिया में। लिटरेचर मतलब नोबेल वोबेल नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई की, उसमें सबसे ऊंचा जो अवार्ड किसी को मिल सकता है तो वो नोबेल प्राइज़ है, राइट। नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं। इनकी एक किताब है, इन्होंने लिखी है एस्टोनिशिंग हाइपोथेसिस के नाम से, राइट। बायोलॉजी के आदमी हैं ये खुद। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो डीएनए इन्होंने सर्च किया है। वो डीएनए का हेलिक्स आप लोगों ने देखा है, वो ऐसा करके चलता है, वो सीढ़ी की तरह, है ना, वो इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने और इनकी टीम ने। तो
उस पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इनको, राइट। वो किताब में अपना जो है साइंटिफिक सर्च फॉर द सोल, जिसको योग की भाषा में चित्त के नाम से कह रहे हैं, राइट। अब दुनिया जो है वो उधर की तरफ चल पड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया जो है वो उधर की तरफ चल पड़ी है जहाँ वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि इंसान काम कैसे करता है। और क्वांटम फिजिक्स ने आकर के तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उसने सवाल खड़े कर दिए हैं बहुत सारे। उसने क्या सवाल खड़े कर दिए? उसने सवाल खड़े किए, आँख ने देखी तो रेटिना है, कैमरा है, बस खाली कैप्चर किया उसने। नर्व्स हैं, नर्व्स में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसने देखा। पीछे विजुअल कॉर्टेक्स है, पर्दा, उस पर्दे पे उल्टी इमेज पड़ती है। आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपके विजुअल कॉर्टेक्स पे उल्टा हूँ, पैर ऊपर है, सिर नीचे। फिर वहाँ से वापस आती है और रेटिना के थ्रू हम देखते हैं वापस, तो मैं आपको सीधा नज़र आ रहा हूँ, आप भी मुझे सीधे नज़र आ रहे हो। क्वांटम फिजिक्स कहती है वहाँ से ले करके और यहाँ तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसने देखा, सिर्फ केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। वो आप लोगों ने पढ़े हैं ना, वो सारे एपाइनफ्राइन और कौन कौन से वाले हैं ना, सिनैप्स है और क्या क्या है, वो सब है। तो ये देखा किसने? एक चीज़। दूसरी चीज़ वो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो चीज़ देखी वो उसके बारे में जजमेंट करना, ये किसने किया? ये तो पूरे नर्वस सिस्टम में किसी के पास नहीं है। जजमेंट मतलब जैसे कहते हैं ना हम लोग, ये पेन अच्छा है या ख़राब है। अब ये तो देखा, कॉर्टेक्स तक गए, वापस आए, जजमेंट किसने किया? क्वांटम फिजिक्स ने सवाल खड़े किए। जब ये सवाल खड़े हुए तो साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया कि भाई कोई तो होना चाहिए ना, आंसर तो मिलना चाहिए। साइंस का काम ही ये है, साइंस ऐसे ही काम करती चली आ रही है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस डिटरमिन करके बता देती है, लेकिन उसके बावजूद जनता जनार्दन उसको किसी और सेंस में लेती है और किसी और भाषा में बोलती है। जैसे धूप से, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, जबकि साइंस कहती है नहीं मिलता। जनता जनार्दन कहती है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, अभी आप नेट ढूंढो तो आपको अभी मिलेगा। साइंस कहती है कि नहीं मिलता, क्योंकि जनता जनार्दन का तो कुछ और कॉन्सेप्ट है। साइंस ने आपको कुछ और बताया है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। मैं बताने का मकसद ये है, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि सनलाइट के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो विटामिन डी की तरह आपको दे दे। आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, उसको इग्नाइट कर देती है, वो उसको स्टार्टअप कर देती है। वो सनलाइट जो रेज हैं उसकी, वो रेज जो हैं वो अंदर आपके मैकेनिज्म को, उस फैक्ट्री को शुरू कर देती है। तो विटामिन डी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो उसका प्रोडक्शन का होना आपकी बॉडी के अंदर था। अब उस तरह की रेज चाहे सन से ले लो या कोई हीट लैंप अगर ऐसा आता हो जो वो रेज देता हो तो उससे ले लो, तो उससे हो जाएगा। लेकिन जनता जनार्दन आज भी यही सोचती है, हम भी आज तक यही सोचते हैं, हमने आज तक यही सुना है, ठीक है नहीं, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइंस उन चीज़ों को पता लगाती है जिन चीज़ों के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। जैसे साइंस पता लगाती है कि ह्यूमंस बिहेव ऐसे क्यों करते हैं, कैसे भी, फॉर एग्जाम्पल है ना, भीड़ में सब एक से बिहेव क्यों करते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव है भीड़ तो सब डिस्ट्रक्टिव, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है तो सब कंस्ट्रक्टिव। ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? भाई उनमें कुछ लोग समझाने वाले होने चाहिए कि भाई डिस्ट्रक्टिव नहीं करो, डिस्ट्रक्शन मत करो, जो बात है वो बात कहो अपनी खाली, ऐसा। तो साइंस हमेशा क्वेश्चन मार्क को पता लगाती है। क्वांटम फिजिक्स ने जब ये खड़ा किया कि इसने ये जज किसने किया, पहले तो देखा किसने, फिर जज किसने किया, तो साइंस ने पता लगाना शुरू किया। तो फ्रांसिस क्रिक जैसे लोग, राइट, उन्होंने जो है वो पता लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो सोल है, मैं इसको बार बार कहता रहूँगा, है नहीं, क्योंकि हम जनता जनार्दन का पार्ट हैं। इस वक्त हम जनता जनार्दन नहीं हैं, ये हमारे अंदर घुट्टी में मिल जाना चाहिए।
अच्छा, घुट्टी में मिलने का एक ही तरीका होता है बस, क्या? बार बार उस बात को आप सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार सुनो। इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स लगते हैं इसीलिए लगते हैं ताकि आपके जेनेटिक कोड में वो रच बस जाए, वो प्रोडक्ट जो आया है मार्केट में अभी। और उसकी आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, उसका डिजाइन, उसका रंग एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर सेम होता है। यहां अलीगढ़ में देख लो फॉर एग्जाम्पल, कोई बाइक का बड़ा सा बोर्ड, और मद्रास में जाकर के देख लो, दोनों जगह के बोर्ड सेम होंगे। आपने ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन दूर क्यों? क्योंकि इतना टाइम पहली बार के लिए तो है आपके पास इतना टाइम कि आप पढ़ लो रुक करके, दूसरी बार में उससे बहुत कम है, फिर और कम है, फिर तो बस देखते ही होना चाहिए जो होना चाहिए सारा। तो वो देखते ही तो तभी हो सकता है ना जब इंटरनेशनल लेवल पे वही बोर्ड लगा हो। अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, तो अपने आप ब्रेन ने टक से रजिस्टर कर लिया, अच्छा ये फलानी वाली गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, अच्छा ये तीसरी गाड़ी है, ऐसे करके, राइट। तो साइंस जो है वो हर उस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करती है। साइंस ने ये पता लगाया कि ये चीज़ क्या है, इंसान कहाँ काम कर रहा है, जज कौन कर रहा है, अच्छा बुरा ये कौन कर रहा है। तो वो यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने कहा कि साहब ये ऐसे। और इन्होंने जो है वो स्पेशली एक बात इन्होंने कह दी, क्योंकि ये खुद बायोलॉजी के हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, डीएनए लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे काम करते हैं, राइट। तो इन्होंने जो है वो कह दिया कि वो जो सोल है वो डाइंसिफेलन में रहता है। याद है आपको, हम लोगों ने बीपीएड सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने बात करी थी, है नहीं, कि इंसान को गोली मार दो, शरीर के किस हिस्से पे गोली मारो तो वो मर जाएगा। दिल पे मार दो नहीं मरता, बहुत से लोग नहीं मरते। पेट पे मार दो नहीं मरते, पैर पे मार दो, हाथ पे मार दो, कंधे पे मार दो, इवन सिर पे लगने वाली गोलियां भी लोग बचे हुए हैं। ब्रेन के अंदर गोलियां अभी भी हैं, मोर देन 3 गोली अंदर, और जिंदा है इंसान, नहीं मर रहा, राइट। एक पार्ट ऐसा है बस ब्रेन का जिसको हम लोग डाइंसिफेलन कह रहे हैं, वहां अगर गोली लग गई तो आज तक वापस नहीं आया फिर कोई। क्यों? क्योंकि चित्त को समझ में आ जाता है ना कि अब ये शरीर बेकार हो गया, मेरा घर खराब हो गया ना, बर्बाद हो गया, तो वो छोड़ के चला जाता टक से, अपने को थोड़ी इंजर्ड कराएगा वो, राइट। जैसे ही डाइंसिफेलन पे लगी वैसे ही डाइंसिफेलन पे कोई ऐसी स्ट्रिक्ट, कोई वैसी खतरनाक बीमारी सी हो जाए, अगर हल्की फुल्की बीमारी हुई है तो इंसान बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। लेकिन ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई डाइंसिफेलन पार्ट की, तो जो है वो छोड़ के चला जाता है, राइट। ये सारे हम लोग जो हैं वो पहले बात कर चुके, राइट। ये डाइंसिफेलन है, राइट। योगिक सिस्टम में जो है वो एक प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो सहस्रार चक्र होता है। बहुत सारे चक्र हैं ना, नीचे से शुरू होते हैं, और सबसे ऊपर सहस्र चक्र, जिसको क्राउन चक्र के नाम से भी कहते हैं, राइट। वो सहस्र चक्र होता है। असल में वो यहाँ कुछ नहीं है, वो यहाँ है। वो जो सहस्र चक्र है वो इनफैक्ट यहाँ है। अब लेकिन यहाँ हाथ तो डाल नहीं सकता कोई इंसान, यहाँ छू भी नहीं सकते आप इसको। छुओगे तो कोमा में चले जाओगे, क्योंकि वो चित्त आपको छोड़ के टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा अलग हट के खड़ा हो जाएगा, भाई मैं नहीं रह रहा इसके साथ, पता नहीं ये उंगली क्या कर दे, पिचका दे इसको, राइट। ये है यहाँ पर, ये है सहस्रार चक्र असल में हमारा। तो यहाँ पर जो है वो योगिक प्रैक्टिस में आपको यहाँ टैपिंग कराई जाएगी, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ तेल लगवाया जाएगा, यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, ऐसे करके घुमाया जाएगा, ऐसा करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि वो वाइब्रेशंस और वो कनेक्टिविटी आपकी यहाँ कहीं इसको एक्साइटेड कर दे। ये जो चित्त है, ये नहीं है चित्त। जैसे ये मकान, ये क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम एम्पियर्ड नहीं है, एम्पियर्ड तो आपसे बनी है। आप नीचे जा करके बैठ जाओ स्मार्ट क्लासरूम में, तो वो एम्पियर्ड की क्लासरूम वहाँ हो जाएगी। ऐसे ही ये तो ब्रेन का एक हिस्सा है
ये जितने थैलेमस वाले हिस्से होते हैं ना, आपने पढ़ा ना, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस के जितने भी हिस्से हैं, वो सारे थैलेमस के हिस्से यहाँ हैं, राइट। फ्रांसिस क्रिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डाइंसिफिलन में जो है वो चित्त, वो सोल, क्योंकि उनके यहाँ वो संस्कृत का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में वो चित्त को वो सोल बोलते हैं, डिवाइन स्पिरिट बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा उनके लिटरेचर में, राइट। अब ये बहुत सारे इस तरीके के आएंगे, मतलब डिफरेंट लोग आएंगे जो चित्त को अलग अलग नामों से जो है वो पुकार रहे हैं। जैसे इंटेलेची, कोई एक है जर्मन, वो कह रहा है कि इंटेलेज, कोई कह रहा है जेनेटिक एनर्जी, कोई कह रहा है इसको द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ एडेप्टेशन। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जितनी भी, सिर्फ नाम अलग अलग आदमी जो है वो दे रहा है नहीं। जैसे जिस वक्त आदमी, मैं और आप बच्चे थे छोटे, तो पानी को मम कह रहे थे हम, है नहीं। फिर बड़े हो गए तो एक लेवल आ गया जहाँ हम पानी कहने लगे। अभी आपको जो है वो कहीं आप से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एडमिशन ले लो, तो फिर पानी कोई नहीं समझेगा, वहाँ फिर आप वाटर कहना शुरू कर दोगे उसको, आज भी कहते हो। जापान में ले लो तो फिर कुछ और नाम से आप वहाँ कहने लग जाओगे उसको, राइट। बैथनिक फोर्स, बायोटिक एनर्जी, सोल, सब अलग अलग नामों से अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने जो सवाल खड़ा किया था, उस सवाल का सिरा पकड़ के अब इन साइंटिस्टों ने समझना शुरू किया, राइट। तो अब यहाँ तक आ गए हैं, अभी भी इंफॉर्मेशन पक्की नहीं हो पा रही है उनको, उस अंदाज में पक्की नहीं हो पा रही जिस अंदाज में योग के पास मौजूद है आज भी, उस अंदाज में नहीं हो पा रही। अभी काम कर रहे हैं वो लोग, इसलिए कहते हैं इसको ये लोग थ्योरीज, ये सारी जितनी भी है थियोरेटिकल टर्म्स हैं उनकी। थ्योरीज कैसी होती हैं? साइंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है थ्योरीज और एक होती है फैक्ट। तो थ्योरी क्या होती है? हाँ, आइडिया लगाया, काम करना शुरू किया, रिसोर्सेज खर्च किए, एनर्जी खर्च करी, रातों की नींद खराब करी, लेकिन हो सकता है, अब उसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, हो सकता है कि वो सही साबित हो जाए, और या फिर हो सकता है वो गलत साबित हो जाए, तो वहीं वापस पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं यू टर्न ले लेती है थ्योरी कभी कभी। यू टर्न, जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुंच गए, लेकिन टाइम का गैप इतना हो गया, रिसोर्सेज इतने खर्च हो गए, एनर्जी इतनी खर्च हो गई, ये सब यू टर्न हो गया, राइट। तो ये सब थियोरेटिकल उस पर चलते 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 लेकिन चलना शुरू कर दिया है, और टर्म्स भी उनको मिलने शुरू हो गए, लेकिन अभी ओरिजिनल टर्म आपके पास मौजूद है, वो ओरिजिनल टर्म तक नहीं पहुंच पा रहे। और मसला तो असल में ओरिजिनल टर्म का नहीं है, भाई आप पानी पियो चाहे वाटर पियो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्यास तो दोनों से बुझनी है आपकी, है नहीं। वो मैं स्टोरी अक्सर सुनाता हूँ आप लोगों को, फिर से सुना देता हूँ एक बार। हम अपने दोस्त को ले करके अपने एक और दोस्त के पास गए, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। गर्मी का टाइम, दोपहरिया का 3:30-4 बज रहा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने कहा कि अरे भूपेंद्र देखो तारिक अंकल आए हैं, जल्दी से जल लाओ। और क्या कि वो चले गए हमारे दोस्त। तो हमारे साथ जो थे बोले यार जलवल बाद में पी लेंगे, इनसे कहो पहले पानी पिला दें। जब लैंग्वेज नहीं आती तो ऐसे हंसी आती है, मतलब मजाक बन जाता है ना आदमी का, नहीं तो ठीक है अपना। अब ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने थियोरेटिकल टर्म्स में पहुँच रहे हैं, लेकिन शुरू तो कर दिया, मॉडर्न साइंस ने शुरू कर दिया। जहाँ पे साइंस अभी भी, मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत एडमेंट हैं। अभी हमको जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिले एक प्रोग्राम में, अभी रामपुर हम लोग गए थे, तो वहाँ पे वो मेरे साथ थे। वो इस बात पे मतलब बज़िद थे, कह रहे थे नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही होता है जो कुछ होता है, इसके अलावा कहीं कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। मैं उनसे ये कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में 10 मिलियन लोग मरे, वर्ल्ड वॉर 2 में 50 मिलियन मरे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में 27 साल का गैप है। इन 27 सालों में ऐसा क्या हो गया कि ये 40 मिलियन ज़्यादा लोग मर गए?
भाई एक इंसान का मर जाना बहुत बड़ी बात है यार। आप कैंपस में किसी, ऊपर वाला ना करे, कैंपस में किसी की मर्डर हो जाए तो बड़ी बात है या ये चलेगा? बहुत बड़ी बात है यार, एक इंसान का हो जाना, राइट। 50 मिलियन मर गए, 40 मिलियन ज़्यादा मर गए, तो क्या फैक्टर है यहाँ पर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। एटम बम का नतीजा आज तक भुगत रहे हैं जापान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विदाउट डेवलपमेंट ऑफ चित्त, या इसको जनरल इंग्लिश में कहो, साइंस एंड डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज वेरी डेंजरस, इज वेरी डेंजरस, राइट। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आज की डेट में, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा ना पूरी तरीके से, फैक्ट नहीं बन पा रहा, तो अभी भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। आपके हॉस्टल में भी आप डिस्कस करोगे तो मिल जाएंगे, नहीं नहीं साइंस एंड डेवलपमेंट से ही सब कुछ होता है और बाकी चीज़ से किसी से कुछ नहीं हो रहा, राइट। लेकिन साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ जैसा आदमी, और ये अभी जितने भी आगे साइंटिस्ट आएंगे ये सब नोबेल प्राइज़, नोबेल ल्यूरेट्स हैं अपनी अपनी फील्ड की। अच्छा, नोबेल ल्यूरेट कुछ कह रहा है और तारिक मुर्तज़ा एक प्रोफेसर है वो कुछ कह रहा है, किसकी बात में ज़्यादा वेटेज है? नोबेल ल्यूरेट की। बात करना चाह रहे हैं आप सभी अभी राइट नाउ? इमरजेंसी अच्छा दे दो, इमरजेंसी है तो मेरे पास तो आपका फ़ोन आया हैं? साफ। अच्छा अभी करता हूँ, दो राइट। इसको ज़रा आप पढ़िए, मैं 1 मिनट आता हूँ, एक इमरजेंसी फ़ोन। अरे यार मेरा नंबर नहीं लगेगा, फ़ोन देना कोई एक। जा तो रही है बेल, रुक जाओ। हाँ शामिर हैं? ले तो कैश ले लो, बहुत अच्छा है ना, ठीक। राइट, ये सारा आपका 1.1 का वो है ना, आपका क्या कहते हैं उसको, है नहीं? हाँ, वो 3 पार्ट होल वाले, उस पर हम लोग जो है वो आगे हम लोग चलते चले आ रहे हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अपोजिट हैं मगर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने वाली चीज़ है। हर चीज़ पेयर में बनी हुई है, हर चीज़ पेयर में है तभी एग्जिस्ट कर पा रही है। अगर पेयर में नहीं है, सिंगल आइसोलेशन है उसका, तो वो एवोल्यूशन के उसमें प्रोसेस में ख़त्म हो चुकी है सारी, या किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई। जैसे सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में था, उसका पेयर नहीं था, है नहीं, तो फटाक से उसने पेयर बनाया अपना। क्योंकि इस दुनिया का जो सिस्टम है, टाइम एंड स्पेस है, मतलब टाइम एंड स्पेस में बार बार आपको इसलिए कहूँगा क्योंकि टाइम एंड स्पेस में ही ये दुनिया जो है वो पूरी ट्रैवल कर रही है, रन कर रही है उसी प्रिंसिपल पे। और ये टाइम एंड स्पेस फिजिक्स के कैरेक्टरिस्टिक है, टाइम एंड स्पेस फिजिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इज सर्विंग टू फिल आउट और कंप्लीट एनीथिंग। या तो एक दूसरे के फंक्शंस को सर्व करें और आगे बढ़ाएं एक दूसरे के फंक्शंस को, या एक दूसरे को पूरक बने, है नहीं। जैसे आपके केमिस्ट्री में जैसे एटम्स की बॉन्डिंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इस तरीके के, राइट, फाइन। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इसमें जो है वो हम लोग आत्मा को नहीं ले रहे। 3 पार्ट होल की कॉम्प्लीमेंटैरिटी हमको करनी है। पैर हिलाने का मतलब होता है पेशाब आ रहा है या बहुत टेंशन में बैठे हैं। देखो मत किसी को, मैं भी उसको देख के थोड़ी बात कर रहा हूँ,
नहीं तो उसे जितनी ऐसे सुन के शर्म आ रही है देखूंगा तो और शर्म आएगी उसे। राइट। इसमें हम लोग जो है वो वी आर नॉट टेकिंग हियर आत्मा। क्यों? हाँ, क्योंकि न्यूट्रल है वो, है नहीं, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर तो। राइट। हम लोग दो चीजों को लेंगे, तीन में से दो पे ही काम कर सकते हैं हम, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। राइट। ठीक है। अब हम लोग जो है वो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे जो है वो फिजिकल बॉडी और चित्त, कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को फुलफिल करने वाले, एक दूसरे के लिए काम करने वाले, उस कॉन्सेप्ट पे हम जो है वो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी आप लोगों ने पीछे देखा, एक नोबेल ल्यूरेट है फिजिक्स के, नील बोर करके, है नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया और इस प्रिंसिपल पे ही साइंस ने ये डिटरमिन करा, फैक्ट थ्योरी पे तो काम करना शुरू किया उन्होंने, और फैक्ट फिर उसको बना लिया उन्होंने कि हर चीज़ जो है वो पेयर में है, हर चीज़ पेयर में है, कोई भी चीज़ बिना पेयर के नहीं है। ठीक है। राइट। यहां पर रेल्म ऑफ फिजिकल बॉडी और रेल्म ऑफ चित्त, रेल्म कहते हैं डोमेन को, डोमेन क्षेत्र, एरिया, स्फेयर, किस स्फेयर पे काम कर रहे हो, किस डोमेन में काम कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन किस डोमेन में काम करती है, ठीक है नहीं। राइट। तो फिजिकल बॉडी या फिजिकल मैटर किस चीज पे काम कर रही है, वो फिजिक्स लेवल पे काम करती है। अभी मैंने कहा ना आपसे, टाइम एंड स्पेस पे काम कर रही है। ये किस में काम कर रही है, ये मेटाफिजिक्स पे काम कर रही है। इसके अपने टाइम एंड स्पेस यही है इसका, मगर इससे कहीं एबव है, तभी तो चित्त दिखाई नहीं दे रहा आपको। साइंस कह रही है जो चीज हम दिखाई देगी हम उसको मानेंगे। अब से 100 साल पहले जो है वो ये साइंस में बड़ा मशहूर था कि जो चीज़ दिखाई देगी बस उसी को माना जाएगा, उसके अलावा सारी चीज़ें अनसाइंटिफिक हैं। इसी बेसिस पे वो कहते थे कि ऑलमाइटी गॉड दिखाई नहीं देता इसलिए उसको माना नहीं जाएगा और हम नहीं मानेंगे। लेकिन साइंस में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हमको, आपको, वो अपनी निशानियों से, साइंस एंड सिम्टम्स से पहचानी जाती हैं। जैसे फोटॉन्स, फोटॉन्स क्वांटा कहते हैं उनको फिजिक्स की फील्ड में। राइट। वो क्वांटा जो है वो उसी से आपका ये लाइट चलती है, लाइट फोटॉन्स से चलती है, और फोटॉन्स किसी को दिखाई नहीं देते, और फोटॉन्स कहीं स्पेस नहीं घेरते। यहां आप एक बल्ब लगा दो, 100 लगा दो, 1000 लगा दो, खिड़कियां दरवाजे सारे बंद कर दो, फोटॉन्स तो आ रहे हैं ना, बढ़ ही रहे हैं फोटॉन्स, लेकिन स्पेस ही नहीं घेर रहे। तो आप 10,000 लगा दो, टेम्परेचर की वजह से दीवारें फट जाएं, खिड़कियां जल जाएं, शीशे टूट जाएं, एनर्जी बन गई ना, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, वो अलग मसला है। लेकिन फोटॉन्स की लाइट जलना बंद हो जाएगी कोई, भाई एरिया फुल हो गया तो अब है ही नहीं जगह, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फोटॉन्स मास भी नहीं घेरता, मास होता नहीं उसके पास, स्पेस घेरता नहीं और दिखाई देता नहीं, और पूरी साइंस उस पर काम करती है। राइट। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के पास ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस पे वो बेस करते हैं, दिखाई नहीं देता, जगह नहीं घेरता, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलते हैं। ठीक, एनी हाउ, तो ये फिजिक्स का काम करती है, ये मेटाफिजिक्स का काम करती है। मेटा कहते हैं ओवर एंड अबव। हाँ, क्या फिर बोलो? हाँ, अब उसको आप कह लो ब्रेन से रिलेटेड है, एक बात है ना। कोई भी चीज जो आपको फिजिकल वर्ल्ड से ओवर एंड अबव दिखाई दे, जैसे हम कहते हैं ना वो यूएफओ आ गया, यूएफओ समझते हैं, वो उड़न तश्तरी जिसको हम बोलते हैं। राइट। तो उसको कहते हैं वो मेटाफिजिक्स पे काम करते हैं वो लोग, क्योंकि दुनिया की फिजिक्स पे तो काम नहीं कर रहे हैं, अगर हैं तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उस पर वो कहते हैं कि वो मेटाफिजिक्स पे काम करते हैं।
यहाँ की फिजिक्स पे काम नहीं करते, हमारी दुनिया की, वो बाहर की दुनिया की फिजिक्स है और उसको वो मेटाफिजिक्स, ओवर एंड अबव फिजिक्स, राइट। अब ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी उसको चाहिए काम करने के लिए, इसको कॉन्शियसनेस चाहिए। अच्छा, कॉन्शियसनेस क्या है? हम लोगों ने क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था चित्त के, उसमें कॉन्शियसनेस क्या है? सही और गलत नहीं पढ़ा था, वो तो विजडम कहलाती है। नहीं, चिंतन नहीं कहा था हमने, उसको चेतना कहा था हिंदी में, है ना। कॉन्शियसनेस को हम लोगों ने कुछ कहा था कि हमारी इतनी कॉन्शियसनेस ही डेवलप नहीं हो पा रही अभी, फॉर एग्जांपल ऐसे टर्म बोले जाते हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? क्या? नहीं, खुद ही का तो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ना वो चित्त का, आप उसको उर्दू में खुद ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मिल गया, कुछ खोदा, इसे कहते हैं चुईया ने पहाड़ खोदा। नहीं, मैं उसे चुईया नहीं कह रहा यार, तुम। हाँ बताओ, अरे बोलो जल्दी से, पढ़ के सुना दो। बस यहीं तक रुक जाओ, राइट। एन एबिलिटी टू कनेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ लाइफ, है नी, जो लाइफ का रेफरेंस है, लाइफ का कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइफ मिली क्यों है हमको, या किसी को भी ये लाइफ मिली क्यों है, राइट। तो हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी ना, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ लाइफ, किसी भी चीज़ का रेफरेंस ऑफ लाइफ इज बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। सूरज का रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके रहने का? इंसानियत अगर विलुप्त हो जाए इस धरती से, तो सूरज का अगर कहीं और काम हो तो शायद बाकी रहे, वरना वो ख़त्म हो जाएगा, उसका पर्पज़ ही नहीं है। हर चीज़ का पर्पज़, राइट। इंसान का खुद का अपना पर्पज़, मेरा अपना पर्पज़ और आपका अपना पर्पज़, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। आपका अपना भी, सूरज अपने को भी जलाता है, अपने को भी जलाता है और आपको रेज भी पहुंचाता है। प्लांट अपने लिए भी शुगर अपने किचन में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, फाइबर्स भी बनाता है, उसको चाहिए, लाइफ लिविंग बीइंग है ना वो। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो आपको दे देता है, सब वो वापस नहीं लेता, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में वो आपको वापस दे देता है, राइट। तो सबका रेफरेंस ऑफ लाइफ जितनों का भी है, राइट। आपके हार्ट का रेफरेंस ऑफ लाइफ आपका सर्वाइवल, छोटे लेवल पर, उसको ब्लड की ज़रूरत होती है क्या खुद? हाँ, हार्ट को ज़रूरत होती है। नहीं, आपने एनाटॉमी मुझसे पढ़ी है, फिर भूल गए, या तो मैं मुर्गा बनूँ या तू मुर्गा बन। राइट। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको ब्लड चाहिए, इंक्लूडिंग हार्ट, है नी, सबको खाना चाहिए, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करेगा जब तक उसको एटीपी नहीं मिलेगी, तो फैट नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, काम ही नहीं कर सकता, है नी। सबको ये सारी चीज़ें चाहिए। हार्ट के पास सबसे पहले हार्ट अपनी ज़रूरत पूरी करता है। आपने देखा ना, आयोर्टा की 3 ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच कोरोनरी उसमें जाती है, सबसे पहले इधर डालेगा शुक, इधर की ज़रूरत पूरी, पंप बाहर, अब लो तुम दूसरे भी ले लो। मतलब मेरा बताने का ये है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे हैं कि पहले वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है वो सब दूसरों को दिए दे रहे हैं। इंसान अकेला है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको जमा करके अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से दुनिया में सारा एक्सप्लॉयटेशन है। दुनिया में सारा एक्सप्लॉयटेशन जितना भी है वो सब इसी वजह से है। दुनिया में सारी बुराई, ये गुंडागिर्दी, स्मगलिंग, चोरी चकारी, छीना झपटी, आपका मोबाइल छीन के कोई ले गया, साइकिल चुरा के ले गया, मोटरसाइकिल चुरा के ले, सारी बुराइयां इसी बात की हैं।
कि ज़मीन पे कुछ लोगों ने जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास जमा करके रख लिया और लॉक लगा के रख दिया है, बिना सिग्नेचर के खुलेगा नहीं उनके। ऐसी है ना, राइट। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसा काम नहीं करती। सूरज अपना जलता है, अपना हीलियम जलाता है, हाइड्रोजन जलाता है वो, और उसके बाद हीट तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, तो जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है वो आपको दे देता है, सब इधर भेज देता है। और लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है, आपका हार्ट भी यही काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी यही काम कर रहा है, लंग्स भी यही काम कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे यही काम कर रहे हैं सारा, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्शियसनेस बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये इस चित्त की लाइफ है, चित्त की लाइफ है। जैसे फिजिकल बॉडी की लाइफ जो है वो एनर्जी है, कहते हैं ना एनर्जी नहीं बची यार, आज एनर्जी खत्म हो गई है ना। इसको फिजियोलॉजी में क्या कहते हैं इस एनर्जी को? एटीपी, एटीपी कहते हैं ना इसको, एटीपी, राइट। इसको लाइट चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में आपको चीज़ों में फ़र्क क्रिएट करने के लिए लाइट चाहिए, राइट और रॉन्ग? अगर अंधेरा है तो सांप और रस्सी में फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको। सांप और रस्सी में फ़र्क पता चलना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास लाइट होनी, रोशनी होनी चाहिए, राइट। चित्त के लेवल पर चीज़ों में फ़र्क कर पाए, उसके लिए उसके पास विजडम होनी चाहिए, जिसको अभी आप लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, समझ, राइट, ठीक। फोर्स, फिजिकल वर्ल्ड को रहने के लिए, अपने को एग्जिस्ट करने के लिए फोर्स चाहिए। अभी हम लोगों ने बात करी ना, एक वर्टिकल चीज़ खड़ी हुई है, तो नीचे भी एक फोर्स लगेगी, ऊपर से एक फोर्स लगेगी, ये दो फोर्सेस चाहिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। अगर ये नीचे खींचे और ये इधर खींचे तो ये खड़ी नहीं रह सकती, या तो ये गिर जाएगी, या ये नीचे धंस जाएगी, या जहां फोर्स ज़्यादा लग जाए ऊपर उड़ जाएगी, राइट। ये फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की, तो ये एग्जिस्ट कर पा रही है फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में, राइट। पूरी फिजियोलॉजी, पूरी एनाटॉमी आपकी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी पे, राइट। एक मसल की कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी मसल होती है, पता है ना आपको, अपोजिट मसल ग्रुप, हर मसल का अपोजिट मसल ग्रुप होता है। पेक्टोरल्स हैं तो पीछे आपके जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये इसी वाली जो मसल होती है ट्रेपीजियस है नहीं। फिर दो साइड में उसके लगे हुए हैं गुल्ले, रोम्बॉइड्स हैं। फिर उसके बाद उनके साइड में लगे हुए हैं लैटिसिमस डॉर्साई, लैट्स जिसको बोलते हैं, राइट। तो अपोजिट मसल ग्रुप एक दूसरे का, शोल्डर में आगे एंटीरियर शोल्डर है, तो इसके पीछे भी इसका काम करने के लिए पोस्टीरियर शोल्डर है, ऐसा। तो हर जगह आपको ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी के उसमें मिल जाएगा, राइट। एटम से सारी चीजें बनी हुई हैं, राइट। इस एटम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस ने मतलब 1950-60 तक साइंस इस बात को जानती थी कि ये एटम जो है, मतलब ये वही कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इसके फाइनल प्रोडक्ट की होती है। इसको गौर से सुन लीजिए भाई साहब, बातें बाद में बाहर कर लीजिएगा। एक ही गुंडा बोलेगा, या मैं बोल लूँ या आप बोल लो, हाँ तो मैं ही बोलूँगा, राइट। एटम अब 1950 तक, लेकिन जनता जनार्दन आज भी वही सोचती है, राइट। आई डोंट नो हम लोग क्यों साइंटिफिकली क्यों नहीं थोड़ा सा अपग्रेड कर पाए, इसकी अपनी कुछ वजह होंगी, लेकिन 1950-60 तक ये माना जाता था, और ये पूरी दुनिया में माना जाता था, हमारे यहाँ आज भी माना जाता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये कुर्सी फाइनल प्रोडक्ट है, इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, बिल्कुल माइन्यूटेस्ट लेवल पे ले आओगे तो एटम हो जाएगा। इस एटम के अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो कुर्सी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो कुर्सी की कैरेक्टरिस्टिक है भाई उन्हीं एटम से तो बना है ना। एक एटम, 1000 एटम, 10 ट्रिलियन एटम्स करते 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 जुड़ते जुड़ते आपस में, और आपने रंदा लगा लगू के ऐसा करके एक सेट को दे दिया,
वो लकड़ी बन गई, लकड़ी को सेट कर लिया आपने तो ये कुर्सी बन गई, राइट। फिर एटम 1950-60 तक उसको सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता था। क्या आज भी सबसे छोटा है एटम? नहीं, अब तो एटम के अंदर घुस गए ना सब, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अभी एक और छोटा निकाल लिया उन्होंने, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, राइट। ये पॉजिट्रॉन, और अब इसके ऊपर ये पॉजिट्रॉन नाम दिया है, कहते ये दिखाई नहीं देता कुछ, ये तो है ही नहीं, लेकिन ये एनर्जी है। अब एटम नहीं बचा, हर चीज एनर्जी हो गई, अब सिर्फ एनर्जी। अब एटम नहीं है सबसे छोटा एनर्जी है। लेकिन हमारे यहां जनता जनार्दन आज भी उसको एटम ही मानती है। अदरवाइज एटम से छोटा पॉजिट्रॉन, टोटल एनर्जी। फिजिकल बॉडी, टोटल एनर्जी। ये एटम से नहीं बनी, एटम से तो 1950-60 तक थी ये। अब साइंस डेवलप करते करते यहां तक पहुंच गई, राइट। आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, टेली ट्रांसपोर्टेशन? टेली ट्रांसपोर्टेशन, अरे यार टेली ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, 7 समंदर पार मैच चल रहा होता है, यहां बैठ के देख रहे होते हो, तो वो विजुअल इफेक्ट्स, टेली कहते हैं बहुत दूर, टेलीफोन, टेलीस्कोप, टेली कम्युनिकेशन कहते हैं ना इसको, राइट। टेली ट्रांसपोर्टेशन, विजुअल इफेक्ट्स दूर के कैप्चर करके आपको दिखा दिया टक, और उसी टाइम फ्रेम में, उसी टाइम स्पेस में। मतलब बॉल हिट की है तो यहां हिट, आपकी स्क्रीन पे भी उसने हिट की है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्क्रीन पे 2 सेकंड बाद आई है या 5 मिनट बाद आ रही है ना, उसी वक्त आ रही है। इसे कहते हैं टेली ट्रांसपोर्टेशन, राइट। जब से ये पता चला है कि ये एटम, ह्यूमन बॉडी या कोई भी चीज़, ये तो सब एनर्जी है, तो विजुअल इफेक्ट्स भी एनर्जी है। वो कह रहे हैं हम इंसान को टेली ट्रांसपोर्ट क्यों ना कर दें, उस पर काम कर रहे हैं। इंसान अभी बैठा है, आपने देखा ना फिक्शन की मूवीज़ में, अभी गायब हो गया यहाँ से। वो क्या पिक्चर आई थी वो, मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, है नहीं था ना। तो ये सब, ये टेली ट्रांसपोर्टेशन। हमारी जनता जनार्दन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मगर अब आप हायर एजुकेशन में आए हो तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में ज़्यादा 40 साल ये हो जाएगा सब। अमित साहब बैठे हैं, अमित साहब चले गए, तारिक साहब तक रहे हैं कि यार अमित साहब चले गए। तो मैंने कहा अमित साहब तो वापस आ गए, कहा नहीं सर मैं यहीं हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग क्लासरूम होगा वो, आप लोगों को देखना है वो सारे क्लासरूम्स में, इसलिए कह रहा हूँ। और हर स्टूडेंट के पास वो अनिल कपूर जैसी वो घड़ी होगी, वो बटन दबाएगा इधर से उधर टक। अभी आप बटन दबाते हो ना, तो रग्बी का गेम आता है ना आपके मोबाइल पे, या नहीं आता लाइव, ऐसे ही बटन दबाया तो बीवी परेशान की हस्बैंड भाग गया, कि हस्बैंड परेशान की बीवी पता नहीं क्या गायब हो गई, बच्चे गायब हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो दुनिया शायद हमें अनइमेजिनेबल अभी लग रही है, लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। विजुअल इफेक्ट तो ले आए ना, वो एनर्जी ले आए, अब ये भी एनर्जी है, बस इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है इतनी बॉडी को। जिस मोमेंट को ये ऐसा प्रोसेस पता चल गया कि ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करके कहीं भी पहुंचा दो फिर इसको। साइंस का एक अमेजिंग वो है। एआई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग अभी मत इस्तेमाल करिएगा उसको, एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आप खुट्टल हो जाओगे। आप कहीं जगह आप पक्की हो जाए आपकी एक, और उसके बाद फिर आप कहीं इस्तेमाल करना शुरू करो, इज़ ऑल राइट। लेकिन अभी एआई को मत इस्तेमाल करें, अभी आप अपने लेटेंट पोटेंशियल को नहीं डेवलप कर पाओगे। एप्लीकेशन सही से लिखना अभी तक नहीं आई है हम लोगों को, अभी आगे भी नहीं आएगी। और एआई से लिखवा दो
तो बेहतरीन लिखेगी, दुनिया की सबसे अच्छी एप्लीकेशन लिखेगी वो। आप उसको कहोगे कि ये मैंने लिखी है, मैं जब पूछूंगा किसने लिखी है तो आप कहोगे मैंने लिखी है। नहीं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि उस समाज को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जो इस बात को कहता है, जो दूसरों के कामों को कहता है कि मैंने किया है। दूसरे के कामों को कहता है कि ये मैंने किया है, तो एआई भी तो दूसरा ही है ना। दूसरे के कामों को कहता है ये मैंने किया है, तो उस समाज को बचा नहीं सकता कोई बर्बाद होने से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एनी हाउ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि चित्त जो है वो सबल्टेस्ट लेवल पर, बिल्कुल मतलब जहां दिखाई ना दे कोई चीज़, उस लेवल पर काम करता है। वो एटॉमिक लेवल पर काम कर रहा है, वो यहाँ तक काम कर रहा है। इसके आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, हर क्लास में ज़रूर जाइएगा आप, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच।